जी नमस्कार। तो आज अपन केमिस्ट्री में जो अपना FT6 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाला पार्ट। मेरा नाम संदीप है और चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर है 51, है ना। तो 51 में देखिए क्या दिया हुआ है, द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। क्रिटिकल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन पूछा है, तो चैप्टर आपको ध्यान होगा गैसीय स्टेट में बताया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है तो अपन बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या है, 8A/27 RB। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है इसका डेफिनेशन भी थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। बीवर टेम्परेचर अबव विच द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन हमने दिया, आपने आंसर बताया, इसके बाद आप क्या करें, एक बार थोड़ा सा जाके और उसके जो सॉल्यूशन में या जो अपन जिस भी नोट्स में आपने पढ़े होंगे वहाँ ये जरूर देखिए भी इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन या और कोई चीज़ दे रखी है तो उसको जरूर एक बार रिवाइज करिए, है ना। ये क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये समझ के चलिए आप इससे आपको सुधार करना है तो वो सुधार ऐसे ही होगा कि भाई पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, ये तो चलो आपको आता है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है उसमें थोड़ा डाउट आ रहा हो तो जाके एक बार सॉल्यूशन देख लिया, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 52 है। तो उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे पूछा है द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड CONH36। मतलब दो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे हैं और इनके आपसे पूछा है बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखिए जैसे सबसे पहले अपन देख लेते हैं, है ना, कोबाल्ट, ये जो कंपाउंड है इसमें हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा भाई हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जैसे कोबाल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, फिर उस ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिख के फिर निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि हमें पता है भी कोबाल्ट जो है ये अपने पास कितना 27 हो गया। ठीक है, इसमें अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कोबाल्ट का आ रहा है क्योंकि NH3 का 0 रहेगा तो x + 0 = क्या +3। तो x = क्या आ रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है तो CO+3 के लिए देखिए कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनेगा। तो इसके लिए बनेगा 4s0 3d, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया, 6। अब इसका बना लीजिए। तो जब बनाएंगे तो अपने पास कैसा आ रहा है देखो, जैसे D1 2 3 4 5 एंड 6 और 4s हमारे पास क्या है, ये 3d हो गया, 4s हमारे पास 0 है और 4p जो है वो भी खाली रहेगा आगे। ठीक है, अब हमें पता है भाई NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो इनकी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो जब पेयरिंग करवाएगा तो अल्टीमेटली कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, है ना। ठीक है, और ये अपने पास इनकी भी पेयरिंग हो जाएगी तो कुछ ऐसा दिखेगा और ये जो 4p आगे रहेगा। ठीक है, तो D हमारे 2 खाली हो गए, एक S खाली हो गया और P हो गया, तो हमारे पास क्या बना इसका D2sp3 बन गया। सही है, सही है। तो ये तो D2sp3 आ गया कोबाल्ट वाले का। तो देखिए D2sp3 हमारे पास किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब अपन कोबाल्ट वाले का भी निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट वाले का नहीं, निकल वाले का भी निकाल लेते हैं। तो निकल वाले का क्या रहेगा, निकल CO4। सही है, तो आपने यह जैसे याद किया होगा ना शक्ति विक्रोमन फैकोनिकूजन, तो उसके हिसाब से निकल का एटॉमिक नंबर कितना आता है अपने पास भी, कोबाल्ट जो है वो अपने पास 27 तो ये 28 आ गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनेगा। ठीक है, अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्योंकि 0 ही आ रहा है, ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा निकालना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज़ रहा, है ना, एज इट इज़ रहा। तो अपन क्या बनाएंगे भाई, डी का बना लेते हैं एक बार। डी का कैसे बनाएंगे, 1 2, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड ये अपना 5 6 7 8। फिर 4s जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और 4p जो है आगे खाली पड़ा होगा। ठीक है, एम्प्टी होगा। तो अब क्योंकि हमें पता है कोबाल्ट जो है वो पेयरिंग करवाएगा, तो इस तरह की पेयरिंग होगी उसमें कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर चले जाएंगे, डी वाले सारे के सारे इनके इस तरह से पेयरिंग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो आपको पता होगा 1-2 एग्जाम्पल इस तरह के होते हैं जो हमें अच्छे से याद रखने होते हैं, उनमें से ये वाला एक एग्जाम्पल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें क्या बनेगा देखिए, इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी तो पेयरिंग हो ही गई, सही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी जंप करवा के इधर भेज दिया। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एक S खाली है और 3 भी खाली है, तो क्या बना देखो, sp3 हाइब्रिडेशन बन गया। क्यों बना, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से उसने पेयरिंग करवा दी इस तरह से। तो अब हमारे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 52 में इसका आया sp3 निकल वाले का और दूसरे वाले का D2sp3। तो 2 ऑप्शन थे, उनमें से सही आंसर कौन सा आ रहा है अपना, सी वाला आई थिंक आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए हाँ जी। तो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, है ना। 53 में देखिए क्या होगा, हमें क्या बोला है कि एक प्लॉट बनाना है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ अपने को बनाना है गैस के लिए जो कि सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हुई है, और उसमें स्लोप क्या है वो पूछा है ना, ग्राफ का स्लोप क्या होगा वो पूछा है। तो देखिए ये अपने को पता है, अभी अपन ने कौन से चैप्टर में से आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री में से आ रहा है। आपको पता भी होगा भी सरफेस केमिस्ट्री में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वाले 1-2 इक्वेशन ही है, ये उनमें से एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला गया इसके लिए, आपने को याद होगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो अपन बनाते हैं तो इक्वेशन क्या रहती है,
एक्स बाई एम इक्वल्स टू के पी की पावर कितना 1/n। सही है। अब हमें क्या बोला है इसमें बोला है कि ये log x बाई एम और log p का ग्राफ बनाना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें log ले लीजिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों साइड में log ले लेंगे तो कैसा दिखेगा ये, log k प्लस 1/n log ऑफ p। सही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपसे पूछा है स्लोप क्या है ना, आसान क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री में अपने पास आते हैं। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा 1/n। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। और ये इक्वेशन जो है ये पूछी भी गई है, प्रीवियस ईयर्स में भी आपको मिलेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो देख लेते हैं। तो 54 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है 1.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन्स। मोलल मतलब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी अपने को दे रखी है और मोलैलिटी का यूनिट अपने को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय, अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर अपने पास 1.5 मोलल दे रखा है, इसका मतलब 1.5 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट का मतलब हो गया ना, क्योंकि वाटर यहाँ पे क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और उस सॉल्वेंट में 1.5 अगर मोलैलिटी दिया हो तो हम उसका सॉल्वेंट का वेट कितना लेंगे, 1 kg लेंगे। अब हमें बोला 1.5 मोलल है, 1.5 मोल ऑफ यूरिया। तो अगर मोल को अपन वेट में कन्वर्ट करें तो हमें पता है मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किसका, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो 60 जो है ये आप क्या आ गया, ग्राम में आ गया। 1.5 इंटू 60 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। हो गया। अब हमें क्या बोला भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं, 15 × 90, 90 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg में कितना है, 90 ग्राम है। तो अपने 500 ग्राम में अगर पूछा है तो अपन क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 45 ग्राम, मतलब उसका आधा हो जाएगा। 1 किलो में 90 है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को दे सकता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 55। क्या है 55 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल याद रखना पड़ेगा ना। तो क्या एग्जांपल है भाई, इसमें क्या बोला कि शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों में हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में एग्जांपल अगर याद हो तो आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कौन सा एग्जांपल फिट बैठ रहा है भाई, हमारा AgBr जो आंसर इसका फिट बैठ रहा है कि AgBr जो है वो ऐसा है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपन देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर अपन 56 देख लेते हैं। 56 में हमें क्या बोला गया है ना। देखिए, तो हमारे पास इक्वेशन है, सेल रिएक्शन दे रखी है और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमें निकालनी है और ई नोट की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ अपने को नहीं है, डायरेक्ट अगर देखें कि करना क्या है तो करना ही है कि डेल्टा जी नोट का वैल्यू हमसे पूछा गया है और ई नोट का वैल्यू दिया हुआ है। तो अपन क्या इक्वेशन लगाते हैं, NF ई नोट ऑफ सेल। सही है। अब इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं, F फैराडे और ई नोट अपने पास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालना पड़ेंगे उस रिएक्शन में कि कितने अपन यूज़ करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू कितना यूज़ करेंगे। तो देखिए अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, तो Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 जो है वो 0 से किस में गया है, माइनस में गया है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अपन देखें तो सेल रिएक्शन अगर देखें अलग अलग, कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल की रिएक्शन अगर देखें तो सबसे पहले आप देखोगे कि Fe किस में जा रहा है, Fe+2 में जा रहा है और जो ऑक्सीजन है वो किस में गया है भाई, H2 में गया है। तो अब अपन बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या है, देखो इधर अगर 2 लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। सही है। और अब देखेंगे कि नेट चार्ज, तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तभी बैलेंस हो पाएगा। और इस 4 को करना है तो यहाँ पे भी अपने पास क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट सेल रिएक्शन बनेगी और नेट सेल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने को दिख रहा है, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो n का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, हम 4 यूज़ करेंगे भाई। ठीक है, देखिए अब जैसे तो जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जी नोट में अपने पास NF ई नोट का वैल्यू पुट करो। n का वैल्यू हमने निकाल दिया 4 है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 96500 वैल्यू गिवन है, वही यूज़ कर लेंगे अपन, फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है। और ई नोट का वैल्यू कितना है 1.67 है ना, ये भी गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। उसको किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आई थिंक जो वैल्यू है 644.62 आएगा किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर अपने पास 56 का कितना हो गया भाई, बी आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो 57 के लिए देखो क्या करना है अपने को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और आपको बस ये बताना है कि जो पर्टिकुलर अपने पास मेटल है उसको और से मैच करवाना था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भी क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं और क्या क्या आएगा। तो अपने को पता है भी इसमें और के साथ मैच कराएं तो आयरन किससे मैच करेगा, कॉपर किससे करेगा, वो सब बताना है। तो आप देख के बता सकते हैं, आसान क्वेश्चन, थोड़ा बहुत भी याद हो तो अपन बता सकते हैं भी आयरन जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, देखो मैग्नेटाइट के साथ, है ना। ए जो है वो सेकंड वाले के साथ मैच कर रहा है, तो ए सेकंड वाले के साथ कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, ए में और बी में। फिर जो बी जो है वो क्या है, कॉपर है, तो कॉपर किसके साथ मैच कर रहा है भाई, मेलेकाइट के साथ, तो बी
मेलेकेट के साथ वो यहाँ भी कॉमन आ रहा है। फिर सी जो है जिंक, जिंक किसके साथ कर रहा है, तो जिंक हमें पता है कि एलेमाइन होता है, तो ये कौन सा गया, सी का 4 बन गया, तो सी का 4 गया, तो ये वाला मतलब आंसर अपने पास कितना आ रहा है इसका, ये आ रहा है भाई, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल अगर याद हो कि कौन सा मेटल है, किस मेटल का मतलब किस ओर में कौन सा मेटल रहेगा, तो अपन इजीली इसको बता सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 में देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, 58 में दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स है, उसमें बोला स्टीरियो आइसोमर्स कौन से शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए वैसे तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, है ना, इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन भाई कुछ कुछ चीज़ें जो अगर नोट्स में देखें अपन फिक्स रहती हैं कि भाई अगर अपन किस में स्टीरियो आइसोमर्स नहीं रहते, इस तरह की चीज़ें देखें, तो आपके पास 3 तरह के होते हैं, स्क्वायर प्लेनर जनरली जो होता है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें से अगर देखें कि स्टीरियो आइसोमर्स किस में नहीं होगा, तो स्टीरियो में अपने को पता है ज्योमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकल होता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में कुछ कुछ चीज़ें अगर थोड़ा याद कर लें, मतलब क्या है कि एक टाइम होता है सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ कुछ चीज़ें बाद में उसका ट्रिक बना के याद कर लेना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ईजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी कर पाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर क्लास नोट्स में देखें तो अपन ईजिली बता सकते हैं भाई, अगर कोई इनमें से अगर स्क्वायर प्लेनर आ रहा है ना, तो स्क्वायर प्लेनर अपने पास देख लेंगे अपन सबसे पहले तो उसमें अपने को पता है स्क्वायर प्लेनर जैसे जो भी होगा उसका अपने पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जब निकालेंगे तो जनरली उसमें ये देखा गया है कि स्क्वायर प्लेनर वाला का ज्योमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, जीरो होता है। और ज्योमेट्रिकल में भी अगर सारे एटम एक जैसे सारे जो लिगेंड है वो एक जैसे होंगे, तो फिर उसमें जब इंटरचेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, तो ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा जिसमें स्क्वायर प्लेनर होगा वो जनरली ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्ट, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। और ज्योमेट्रिकल भी जीरो तब होंगे जब अपने पास क्या हो, ज्योमेट्रिकल जीरो तब होंगे जब उसमें लिगेंड जो है सेम जैसे होंगे। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ जो अपने पास एक एग्जांपल ऐसा आ रहा है जिसमें क्या है, स्क्वायर प्लेनर आने का रहता है। बस ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके ऊपर जल्दी नहीं आएगी एक पकड़ आपकी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, कुछ कुछ चीज़ें फिक्स कर लोगे, फिर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद उसके थोड़ी सी ट्रिक बना के नोट्स बना लिए, तो वो ईजिली ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। तो ईजिली देख के बता सकते हैं भाई ये जो ऑप्शन है अपने पास इसमें क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि डी जो अपने पास DSP2 आता है हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर प्लेनर आएगा। स्क्वायर प्लेनर में भी सारे लिगेंड जो एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके क्या हो जाएंगे, सारे लिगेंड एक जैसे होने की वजह से जीरो। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी इसमें क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्या होंगे, जीरो होंगे सारे के सारे। तो इसलिए अपने पास आंसर क्या आ गया इसका, डी हो गया भाई, ठीक है। वैसे तो बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन अपन कुछ कुछ चीज़ें अगर ट्रिक बना के निकाल लें तो ईजिली कर सकते हैं। हाँ जी चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं अपन, है ना। 59 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमें बोला एज्यूमिंग 75% आयनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, पाई इक्वल्स टू ICRT। अब फिलहाल के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आई का मतलब सी का वैल्यू सब में क्या है, कॉमन है, सेम है, मतलब मोलैरिटी सबकी क्या हो गई, सेम। आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और टी जो है वो गिवन नहीं है, तो टेम्परेचर अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो गई, मतलब बचा आपका क्या, आई। तो पाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई के ऊपर डिपेंड करेगा। आई अपन इनका निकाल के देख लेते हैं चारों का, जिसका सबसे ज़्यादा आई आएगा उसका पाई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और आई के लिए हमें पता है इसमें क्या दे रखा है भाई, आयनाइजेशन डिसोसिएशन वगैरह दे रखा है। तो हमें पता है आई का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + α n-1, 1 + α n-1 ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये अगर आई का फॉर्मूला है तो जिसकी वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी उसका पाई का वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि CRT क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें अपन अल्फा का वैल्यू 75% दे रखा है और n-1 मतलब डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल वो बनाएगा, तो वो पार्टिकल n का वैल्यू आ जाएगा। मतलब पहले वाले में अगर अपन देखें तो अपने पास क्या आ रहा है, पाई इक्वल्स टू ये ICRT है, सी का वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपन उसको हटा देंगे। तो अब बेसिकली मैं आपको ये पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा, सिर्फ बाकी को नहीं देखेंगे अपन। तो देखो ये पहले वाले के लिए 1 + α मतलब 75% और अल्फ़ा 75% है, और n का वैल्यू डिसोशिएट होने के बाद Al2SO4 जो है डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल बनाएगा, 5 बनाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस ये कितना आ रहा है, 4। ये पहले वाले के लिए आ गया। दूसरे वाले के लिए निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1 + α कितना आ रहा है, 75% आ रहा है अगेन, और उसमें डिसोशिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। तो अपने पास कितना आ रहा है, 3 पार्टिकल बन रहे हैं। तो अपने पास 25 75 25 चौके 100, ये कितना आ गया 2। तो ये कितना आ रहा है 2 2 1 प्लस /2 3/2 कितना आ जाएगा 1.5, और ये कितना आ गया 2.5। ये अपने पास बी ऑप्शन के लिए आ गया, ठीक है। सी ऑप्शन जो है उसमें देखो क्या है, सी ऑप्शन में NaCl है, तो ये होगा 1 + α वही 3/4 है ना, और ये कितना पार्टिकल देगा 2, तो ये कितना हो गया, ये 1 + 0. ठीक है, भी 3/4 है, तो 4 से 28 4 5 20, ये 1.75 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसका आ रहा है, अभी बचा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन देखो यूरिया है, तो डी में यूरिया का वैल्यू फिर अपने पास आई के वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यूरिया जो है उसके लिए। तो अब अपन देखें तो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ रहा है, ए के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की किसकी है, ए वाले ऑप्शन की है। क्यों, क्योंकि CRT बाकी सब में कॉमन है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या बोला है,
अपने पास कुछ मॉलिक्यूल हैं और उनकी कोई शेप हमें दे रखी है, हमें ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा रॉन्ग है, गलत शेप है ना। तो अपने को पता है अभी PCl5 जो है, PCl5 में अपन निकाल सकते हैं कैसे, 5+0, तो ये कितना आ रहा है 5, मतलब ये बॉन्ड पेयर होते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 के 5 सिग्मा बन गए हैं, लोन पेयर कितना आ गया है 0, तो ये 5 आ गया। तो 5 आ गया तो मतलब क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनेगा। फिर अगला क्या है, XeF4 है, तो इसमें जेनोन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 8, 8 में से 4 क्या बना रहे हैं सिग्मा, बचे 4, मतलब 2 भी 8 होते हैं ना, 8 में से 4 ये गए, 4 जो हो गए वो क्या बन गए, उसकी लोन पेयर बनाए कितने बनेंगे 2, ये कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। लेकिन इसमें पास अपने पास क्या है, इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो इसमें जब शेप बनाओगे तो अपने पास क्या बनेगी, ये भाई जो 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर को कहाँ रखोगे, एक ऊपर रखोगे एक नीचे रखोगे, तो जो शेप आएगी उसमें कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले जो पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल में, ऊपर और नीचे, वहाँ पे क्या है लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर अगर रखोगे तो उनको स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, BrF5। तो BrF5 में ब्रोमीन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 में से 5 क्या आ रहा है अपने पास सिग्मा, लोन पेयर कितना है 1 है, अगेन 6 आ गया, तो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा इस बार। क्यों बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि अपने पास 5 तो पोजीशन जो है वो 4 तो अपने पास ऐसे रहेंगे, ठीक है, और एक अपना क्या हो गया ऊपर और एक क्या हो गया लोन पेयर, तो अपने पास क्या बन रहा है स्क्वायर पिरामिडल। और फिर अगला क्या है अपने पास सीसो वाला, तो C4 देख लेते हैं सही है कि गलत है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं भाई 6 होते हैं, 6 में से सिग्मा कितने हैं 4, बचे कितने हैं एक लोन पेयर, मतलब क्या आ गया सीन 5। 5 में वैसे कैसा होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन हमें पता है भाई इसमें एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर को जब रखोगे तो कौन सी पोजीशन पर रखोगे भाई, इक्वेटोरियल पर रखोगे, तो क्योंकि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये जो हमारा बना है शेप ये कैसा है, सीसो है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा कौन सा मैच नहीं कर रहा भाई, बी वाला ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो 61 में हमें दे रखा है एक फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आर गिवन, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एसिटिक एसिड का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में एसिटिक एसिड के लिए हमें क्या निकालना है, तो हमें पता है इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सा आयन है, इसमें 2 आयन है ना, एक तो एसीटेट आयन है ना, एसीटेट आयन है, और एक कौन सा आयन है इसमें H+ आयन है। ठीक है, तो इनके लिए अपन क्या कर देंगे, दोनों के लिए ऐड कर देंगे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इनकी वैल्यू जो ऐड हो जाएगी तो उससे अपन कोलरोस लो, बेसिकली कोलरोस लो है ना, कोलरोस लो में बोला गया है कि केटाइन और एनायन का जो सम है उससे अपन किसी भी एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए अपन क्या बता सकते हैं, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हैं। तो अब देखो होगा क्या कि जो बाकी वैल्यू दे रखी है उसकी हेल्प से अपने को एसिटिक एसिड बनाना पड़ेगा, कि जो एसीटेट आयन है वो निकालना पड़ेगा यहाँ से और H+ यहाँ से निकालना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जो ये वाला पोर्शन है इसमें से क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा कि भाई हमें बनाना ऐसा है कि एसीटेट आयन प्लस H+ निकालना है, तो वो यहाँ से निकलेगा। किस तरह से निकलेगा भाई, हमें पता है कि एक तो इसमें दिया हुआ है, देखिए एक तो इसमें दिया हुआ है CH3COO ट्वाइस Mg, तो यहाँ से जब देखेंगे इसका कैटाइन और एनाइन तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, 2 तो बन गया एसीटेट आयन का और ये मोलर कंडक्टिविटी आ गया मैग्नीशियम +2 का। फिर ऐसे ही इसमें किसका दिया हुआ है, HCl का भी दिया हुआ है ना, तो HCl में भी कौन कौन सा आयन बनेंगे, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। फिर और क्या क्या दिया हुआ है, MgCl2 दिया हुआ है, तो MgCl2 जो दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा आयन बनेगा, Mg+2 का वैल्यू बनेगा और Cl- जो आयन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो अब हमें ये देखना था कि इनसे तीनों इक्वेशन से, 3 इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो इन तीनों से कुछ ऐसा करना है कि अपने पास इसकी वैल्यू आ जाए। तो देखिए सिंपल है भाई, इसको और इसको जोड़ दीजिए, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक ही H+ है, हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, तो इसको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जोड़ दें और ये वाला जो पोर्शन है माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, एसीटेट और वो मिल जाएगा H+। तो देखिए बेसिकली क्या करना था हमें कि 1 जो था उसको एज इट इज़, सेकेंड इक्वेशन जो थी उसको 2 से माइनस और 2 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या बनता था वहाँ आप देख रहे थे, जैसे पीछे वाले में देखें तो देखिए मैं यही कर देता हूँ कि इन दोनों को अगर अपन, तीनों को अगर अपन इस तरह से सॉल्व करें कि ये जो दोनों हैं ये जुड़े, 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाए और ये वाला पार्ट जो है वो माइनस हो जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 2Cl है, ये जो Cl है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूँ भाई, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस यूज़ करेंगे, तो बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन बचेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास भाई, हमने क्या किया बेसिकली 1 2 इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई -3 ये किया है। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा कि एसीटेट आयन जो है इसके साथ 2 लगा हुआ आएगा और H+ जो है इसके साथ भी
2 लगा हुआ आएगा, ये आएगा बेसिकली। कब आएगा? जब आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो अपन ने देखा कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से माइनस करने से ये आ जाता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू आ जाता है, राइट। और हमें किसका चाहिए? इसका 2 टाइम नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए? हाफ ही चाहिए भाई, है ना। 2 टाइम नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हाफ उसका। तो अपन पहले वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको आधा कर देंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ 187.8, सेकेंड वाली जो इक्वेशन थी HCl वाली उसको 2 से मल्टीप्लाई, और थर्ड वाली को जो है वो माइनस कर दो, और जो वैल्यू आती है उसको क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई, ठीक है। और ऐसा करने से हमारे पास जो डिजायर्ड हमारा आंसर है उसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 390 के आसपास आएगी, 390 पॉइंट समथिंग आएगी। तो उसमें अपने पास दूसरा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। देखिए 62 में क्या है, हमें क्या दिया हुआ है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl निकालनी है। KSP AgCl का दिया हुआ है और सॉल्यूशन में क्या डाला ऊपर से? 0.1 मोलर KCl। तो ये आपने पढ़ा होगा भाई कि अगर जैसे AgCl है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो Ag प्लस Cl माइनस, उसमें ऊपर से आपने क्या डाल दिया है? KCl, जो कि एक क्या है? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ऐसा करने से बेसिकली किया क्या आपने Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है भाई, है ना। तो आपको पता है कि अगर इसमें Cl आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इसको अपन क्या कहते हैं? ये क्या हो गया बेसिकली? ये हो गया कॉमन आयन इफेक्ट लग गया यहाँ पे, है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन की सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। अब हमें इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हम जब देखेंगे कि KSP KIP जो बराबर करेंगे और एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? Ag प्लस और Cl माइनस। लेकिन इस बार KSP का वैल्यू जो है वो तो चलो हमें दिया हुआ है, इस बार हमें Ag प्लस जो है वो क्या है? उसका सॉल्युबिलिटी पता नहीं है। तो उसका सॉल्युबिलिटी मान लो यहाँ पे S है, इसका कितना है? S है, तो इसका सॉल्युबिलिटी हो गया S। Cl माइनस जो है ये यहाँ से S आ रहा है और Cl माइनस KCl से 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है भाई सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सॉल्युबिलिटी तो मैंने अभी समझाया ना आपको, विल डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 0.1 के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। तो अपन सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से क्या आएगा? 2 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी हुई भी, है ना। और थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है कि ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल डिक्रीज। और एक्सपेरिमेंटली न्यूमेरिकली अपन ने सॉल्व करके देखा कि सॉल्युबिलिटी अपने पास कितनी आ रही? इतनी। और जब बिना उसके डालोगे और सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो इससे ज़्यादा आएगी भाई, ठीक है। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में देखो हमें क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट A and B, टू गैसेस H2 एंड O2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब H2O2 के वंडरवाल कांस्टेंट A और B के बारे में डिस्कशन कर रहा है और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ B ज़्यादा, मतलब एक कभी A का ज़्यादा बोलेगा, कभी B का ज़्यादा बोलेगा। तो हम देख लेते हैं पहले किसका ज़्यादा आता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो इसी तरह के दिए होंगे सारे। हाँ, इसके इस तरह की ऑप्शन है कि A का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा और B का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई O2 किसको कंपेयर करवा रहे हैं? O2 को और H2 को। तो अब देखिए सबसे पहले अगर B का देखें अपन तो B हमें पता भी A और B इंटरमोलिकुलर A और B जो हैं वो वंडरवाल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स हैं और किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो A जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और B साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें साइज़ बड़ी होगी उसका वैल्यू B के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें O2 और H2 में किसका ज़्यादा होगा? तो भाई हमारे पास O2 का B ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज़ क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अब A का कंपेरिजन, है ना। A में थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ी समझने की बात ये होती है कि A का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो गैसेज आपको दे रखे हैं वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर वो पोलर है तो पोलर का नॉन पोलर से ज़्यादा होगा, और दोनों ही अगर नॉन पोलर हैं तो फिर उसमें अपने पास क्या देखना पड़ेगा? अपने को मोलर मास देखना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास कौन कौन सी गैसेज है? देखो H2 और O2 हैं। तो H2 और O2 में अगर अपन देखें भाई दोनों ही एक जैसे नेचर की हैं, और अगर दोनों एक जैसे नेचर की हैं तो अब अपने को देखना पड़ेगा मोलर मास। और मोलर मास यहाँ से किसका ज़्यादा आ रहा है? O2 का ज़्यादा आ रहा है। और क्योंकि O2 का मोलर मास ज़्यादा है तो हम बोलेंगे B का वैल्यू भी किसका ज़्यादा होगा? सॉरी A का वैल्यू भी किसका ज़्यादा होगा? O2 का ज़्यादा होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, साइज़ के लिए अगर B के लिए देखें तो साइज़ देखनी है, साइज़ किसकी बड़ी आ रही है? O2 की, तो इसलिए B का वैल्यू O2 के लिए बड़ा है। दूसरी बात A के लिए क्या देखेंगे? पोलर है कि नॉन पोलर है? अगर पोलर है तो पोलर वाले का ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का अगर सेम नेचर है तो फिर क्या देखना पड़ेगा? फिर देखना पड़ेगा अपने को मोलर मास, और मोलर मास किसका ज़्यादा आ रहा है? अपने पास O2 का ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि दोनों A और B किसके लिए बड़ी आ रही हैं? O2 के लिए। अब आपकी देख लो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ A एंड B इज़ मोर फॉर O2, तो हमारा जो D है वो इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए 64 में हमें क्या बोला है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राथायोनाइटाइन, है ना। तो टेट्राथायोनाइटाइन भाई क्या होता है? S4O6-2, है ना। और इसकी स्ट्रक्चर बतानी थी। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिए, इनमें से ऑप्शन में ही अपन देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से होती है? यहाँ पे B जैसी हो जाएगी, ठीक है। B 4 सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इसमें O-2 वाला जो है ये वाला आ रहा है, ये वाला फिट बैठ रहा है। तो
तो हमारे पास बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो स्ट्रक्चर है वो इसकी फिट बैठती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो हमें पता है कि भाई अगर अपन जनरली देखें तो जो अपने पास एक्सटेंसिव होती है वो एडिटिव होती है, इंटेंसिव नॉन एडिटिव होती है ना। और एक और तरीका होता है कि जैसे अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करें तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अगर देखें तो ये याद भी रखना चाहिए सब, है ना। ये सारे एग्जाम्पल जो है इनको याद रखना चाहिए कि देखा और देखते टिक कर दिया, टाइम इसमें नहीं जाना चाहिए आपका। तो देखे जाए तो इसमें से कौन सा फिट बैठ रहा है, डेंसिटी वाला आई थिंक सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ रही है, सिंपल है। तो आंसर क्या बन गया इसका, सी बन गया भी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को याद कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है एग्जाम्पल्स को, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट टिक कर सके, हमारा टाइम कंज्यूम ना हो उसमें। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, है ना। 66 में देखिए क्या करना है, हमें क्या बोला है कि हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 में है, और सॉल्यूशन को देख के बताना है कि कैसा है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें देखो क्या दिया हुआ है अपने को दे रखा है 0.1 मोलर H2SO4 प्लस क्या 0.2 मोलर KOH। तो भाई जो डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा होगा उसको अपन बोल देंगे, उसे वैसा मीडियम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H प्लस कितना आएगा, तो यहाँ पे H प्लस हमारे पास आएगा 0.1 × 2 दैट इज़ 0.2, और यहाँ से OH कितना आएगा, OH भी 0.2 आएगा। तो मतलब दोनों बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो पहला तो न्यूट्रल है। दूसरा जो है वो देखिए क्या है, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या बोला, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है प्लस KOH दिया हुआ है। KOH कितना दिया हुआ है, 0.05 मोलर। तो अब ये एक वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो देखिए हमें पता है इसमें कि ऐसे वाले केस में क्या बन जाता है, ऐसे वाले केस में CH3COOK प्लस H2 मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो अब आप देखेंगे ये कितना है 0.1 और ये कितना है 0.05 है। तो ये वाला कम है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा भाई, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, तो ये तो जीरो हो गया अल्टीमेटली। और ये बचा एक तो, है ना, एक तो एसिडिक एसिड बचेगा और इधर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमें पता है कि वीक एसिड प्लस उसका कोई कॉन्जुगेट जो बेस है, उसका जो सॉल्ट है, अगर ऐसा कभी कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसको अपन क्या कह देते हैं, क्या बन गया, ये बफर बन गया, है ना। तो देखिए अब ऑप्शन से जाते हैं, भी पहले वाला ए जो है वो क्यू है और बी जो है वो आर है। तो ए क्यू कहाँ है, ये रहा, और बी जो है आर है। देखिए सिंपल है, अपने पास आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आगे एग्जाम में देखिए, अभी तो चलो अपन पूरा सोल्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो अपन देखो इस तरह से टाइम ज़्यादा इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। भी देखेंगे ए और बी दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बाकी सारे एलिमिनेट अपने आप हो गए, तो यहाँ अपन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सीधा आंसर बता देंगे, ज़्यादा बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर करना चाहें तो चलो देख लो कि भी जैसे HCl है और NaOH है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अपने पास ज़्यादा मात्रा में कौन है, एसिड ज़्यादा मात्रा में है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। तो सी जो है वो एसिडिक है, मतलब एस, तो सी एस के साथ कंबाइन कर रहा है। फिर ये जो BOH है बेस है और ये क्या है, एसिड है, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ देखोगे कि OH माइनस कितना आएगा, इसका डबल, OH माइनस इसका डबल हो जाएगा, मतलब 0.5 × 2 हो जाएगा, और ये जो है ये 0.5 रहेगा, है ना। अगर देखें तो ये 0. मतलब अगर डी का देखें तो डी में क्या है, 0.5 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, OH आएगा, और उसमें 0.5 क्या आएगा, 0.5 हमारे पास क्या आएगा, H प्लस आएगा। तो अब अगर देखें तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है ये बड़ी आ रही है, इसका मतलब ओवरऑल मीडियम कैसा होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पे डी जो है वो P के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सेकंड ऑप्शन आ गया, मतलब बी आंसर हो गया इसका हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या करना है, हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन NH4Cl विल अंडरगो मिनिमम हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस अपन उसका करवाना है, किसका, NH4Cl का करवाना है। तो हमें पता है भी NH4Cl में कौन कौन सा आयन है, एक तो NH4 प्लस है और एक Cl माइनस है। क्योंकि Cl माइनस का कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, NH4 प्लस का। तो ये आपने देखा होगा कि NH4 प्लस का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और इसमें जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास KH का वैल्यू भी आता है, KH का वैल्यू CH² / 1 - H, और सॉल्व नेग्लिजिबल करके H को, तो H का वैल्यू अपन क्या निकालते हैं, √KH/C। तो मतलब कंसंट्रेशन और H में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका H जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप देखिए किसका C ज़्यादा है उसी का H कम होगा। मिनिमम हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं ना, तो C किसका ज़्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन में C सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए अपन बोलेंगे उसका हाइड्रोलाइसिस भी क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, ये इसमें रिलेशन है। तो आंसर इसके हिसाब से देख लो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, 68 में बोला है कि एक आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 और फिर उसका कंप्रेशन हुआ है। मतलब पहले V1 से V2 गए हैं, है ना, और फिर उसमें क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है एडियाबेटिकली, और इनिशियल प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, P1। मतलब अपन बोल रहे हैं पहले अपने पास क्या है, P1 V1 है। ठीक है, फिर यहाँ से आइसोथर्मल हुआ है, और आइसोथर्मल में अपन क्या गए हैं, आइसोथर्मल में V2 पे गए हैं।
आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली V2 पे गए हैं, इसका मतलब V2 बड़ा है ना, V2 क्या है, बड़ा है। एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इनिशियल प्रेशर का वैल्यू क्या दिया हुआ है P1 एंड फाइनल प्रेशर P3, मतलब सॉरी एक्सपेंड हुआ है, उसके बाद कंप्रेशन भी हुआ है, कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एडियाबेटिकली। मतलब अब जहाँ जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे कहाँ चले गए अपन, वापस कहाँ चले गए भाई, V1 पे आ गए। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो V2 से अपन क्या किया, वापस कंप्रेशन किया और कितना चला गया, वॉल्यूम V1 चला गया। लेकिन ये जो कंप्रेशन है ये एडियाबेटिकली है, ये क्या था, एक्सपेंशन, ये क्या है, कंप्रेशन। और यहाँ पे फाइनली जब गए हैं तो फाइनल प्रेशर कितना दे रखा है, P3। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर हमसे बोला है कि टोटल वर्क डन क्या होगा, और ऑप्शन को देखें तो हमसे ये भी पूछा है कि P1 P3 में कौन बड़ा होगा और वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। तो देखिए भाई सिंपल है, हमें पता है कि आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इक्वेशन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सही है। और एडियाबैटिक जो हो रहा है उसमें अपने को पता है क्या यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रेशर P2 मान लेता हूँ एक बार, तो P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 V1 की पावर गामा, है ना, ये अपने को पता है। यहाँ से अगर देखें तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, V2 बाई V1 कितना आएगा, पावर गामा P3 बाई P2, ठीक है। और यहाँ से V2 बाई V1 कितना आ रहा है, P1 बाई P2, सही है। तो अब अगर देखें तो ये वाला जो V2 बाई V1 बड़ा होगा या V2 बाई V1 की पावर गामा बड़ी होगी, तो हमें पता है कि गामा जो है क्योंकि पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू है, मतलब ये और ये अगर देखें तो कौन सा वैल्यू बड़ा आएगा, ये बड़ा आएगा। और दोनों में P2 P2 क्या आ रहा है, सेम। भाई इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। P2 दोनों का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो फिर इन P1 और P3 में से कौन बड़ा होगा, तो P1 और P3 में से P3 बड़ा होगा, सही है। ये तो अपना पहला कंक्लूजन हो गया। तो इसमें देखो P3 बड़े वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो P3 बड़े वाला अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ये तो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। भाई ये वाला जो मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा और एक वाला वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो अब वर्क डन को अगर कंपेयर करें, है ना, वर्क डन को अगर कंपेयर करें तो देखिए सिंपल है कि अगर ग्राफ से देखें तो P और V का ग्राफ बनाएंगे तो पहले अपन ने क्या कर लिया भाई, इसको एक्सपेंड करवा दिया इस तरह से, ये अपना आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये अपने पास क्या आ रहा है, कोई एक वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, ये P1 आ रही है। ये वाले वैल्यू क्या है, ये अपने पास आ रहा है P2, ठीक है, ये P2 आ रहा है। और फिर अपने पास ये जो एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ से यहाँ गए हैं, ये 1 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। फिर यहाँ से इसका क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ है, तो वापस पीछे गए, तो हमारे पास कहाँ जा रहे हैं अपन, P3 पे जा रहे हैं। क्योंकि P3 बड़ा है इसलिए मैंने उसको ऊपर बनाया है। पहले कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि P3 बड़ा है तो ये अपने पास ऊपर आ रहा है। और ये जो कंप्रेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, एडियाबैटिकली। ये कैसा हो रहा है, आइसोथर्मली, है ना। तो आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल दो अपने पास क्या आ रही है, प्रोसेस आ रही है। तो अब अपन देखेंगे कि भाई अपने पास नेट वर्क डन क्या आ रहा है। तो अपन देखो, अपने को पता है एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो अगर एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, जैसे ये A है, ये B है और ये C है। तो वर्क डन AB जो है और एक वर्क डन जो है BC, है ना। इसमें से अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा आ रहा है भाई, BC का अपने पास क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। सी ओवरऑल BC का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब नेट अपने पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, अपने को ये देखना है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ेंगे तो एक अपने पास क्योंकि एक्सपेंशन है और एक कंप्रेशन है, जब जोड़ेंगे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो नेट जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन बोलेंगे कि वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा भाई, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, है ना। देखिए 69 में हमें क्या बोला है कि 69 बोला कि A जो है उसका 70% B में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक कन्वर्जन दे रखा है कि A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से और 70% कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर D/D का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए हमें थोड़ा याद होगा कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं अपन इसको कि वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन में वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम। अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय मोल्स इनिशियल, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्सली होगा। तो अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास जो मोल्स आ रहे हैं, मोल्स कितने आ रहे हैं, देखो इक्विलिब्रियम पे कितने आ रहे हैं, तो वो अपन इसके थ्रू निकाल सकते हैं कि A जो है उसमें अगर अपन देखें तो इनिशियली कितना है 1 0, ये क्या आएगा 1 - x, ये क्या आएगा 3x। तो इनिशियली तो कितना हो गया 1, और एट इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ दो तो कितना आ रहा है 1 + 2 of x। और ये x का वैल्यू हमें कितना दे रखा है इसने 70%। तो अपन क्या करेंगे 1 + 2 × 0.7, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1.4, यहाँ से कितना आ गया ये 2.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कब इक्विलिब्रियम पे कितना आ रहे हैं 2.4, और इनिशियली कितने हैं 1, तो यहाँ से कितना जाएगा ये, तो ये हो गया 12/10, है ना। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, हमसे पूछा है D/D पूछा है, स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D पूछा है ना इसने, हाँ स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D। तो वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, है ना। ये एक मिनट, यहाँ पे आएगा 5, हाँ जी। तो इसको उल्टा करो तो ये कितना बन गया, इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा भाई 5/10,
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70 में देखो क्या करना है, हमें क्या बोला, नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4s में रेडियल और एंगुलर नोड। देखिए रेडियल नोड का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1, और 4s जो है उसके लिए n का वैल्यू कितना आ रहा है 4, l का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे रेडियल नोड कितने आ गए भाई 3, और एंगुलर नोड जो है वो हम किससे बता देते हैं, l की वैल्यू से, तो l का वैल्यू फिलहाल कितना आ रहा है 0, तो इसीलिए रेडियल नोड कितना हो गया 3 और एंगुलर नोड कितना हो गया 0। उसके हिसाब से देख लो आंसर को, वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे 3,0 मतलब बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 को देख लेते हैं। देखो क्या बोला है उसने, 71 में हमें बोला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना भी है ना, तो डाइपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका है, अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पोलैरिटी देख लो बॉन्ड का, है ना, और फिर कुछ जो कोई अगर एक्सेप्शन है तो उसको भी याद रख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या अपने पास CH3OH और CH3SH, तो हमें पता है भाई CH3OH में स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल रहती है, उसमें जो CH4 है उसमें एक H को हटा के क्या डाल दिया उसने OH, और यहाँ पे क्या डाल दिया उसने SH। तो अब देखिए OH और SH में ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो अपन देखेंगे ज़्यादा पोलैरिटी किस में होगी, यहाँ ज़्यादा पोलैरिटी किस में होगी भी, ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए अपने पास डाइपोल मोमेंट उसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। CH3Cl और CH3F ये थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें अपने को याद रखना चाहिए कि भाई अपन जब अपन देखते हैं, ये आपके क्लास नोट्स में भी ये इंक्लूड होना चाहिए, इसको आप याद रखिएगा कि जब अपन देखते हैं कि CH3F CH3Cl है ना, CH3Br CH3I, इनमें तो अपने को पता है डाइपोल मोमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इंटू डी, तो डिस्टेंस, तो अपन देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस के बेसिस पे आंसर अलग आएगा और चार्ज के बेसिस पे आंसर अलग आ जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा भाई कि यहाँ पे चार्ज वाला जो है डोमिनेट रहता है, चार्ज सेपरेशन वाला, तो इसमें ये वाला CH3Cl जो है वो ज़्यादा होगा किसी CH3F से, ये अच्छा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें फैक्टर एक जो काउंट कर रहे हैं उसको अपन याद रखेंगे। फिर दूसरा जो है इसमें H2 और H2S जो दो हैं उसमें से अपन किसको याद रखेंगे भाई, ऑक्सीजन जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा आएगी, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बाकी तो ये दोनों तो ठीक है, आसान है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये हमें बताता है कि भाई डिस्टेंस के बेसिस पे इसका आंसर अलग आता है और चार्ज के बेसिस पे अलग आता है, लेकिन हम डिस्टेंस चार्ज वाले को डोमिनेंट मान लेते हैं, चार्ज सेपरेशन वाले को, और इसलिए हम बताते हैं आंसर क्या होगा इसका ये। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ही इसमें क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में क्या बोला है हमें, 72 में बोला है कि इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बोल रहा है कि है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ है ज़्यादा किस में, इंटरमोलिकुलर मतलब दो के बीच में होगा। तो देखिए HF H2O NH3, इसमें यही एग्जाम्पल सब में दे रखे हैं, तो हमें पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सबसे, तो उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा तो एक HF दूसरे HF मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो देखें तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, HF में, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे किसका नंबर आएगा, ऑक्सीजन, और फिर किसका आएगा, अमोनिया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा भाई, डी, क्योंकि HF में सबसे ज़्यादा है, देन H2O में, एंड देन NH3 में, ठीक है। Hello everyone, welcome to the discussion of FT6 organic chemistry part. Let's start from question number 73. तो हमें बोला गया है पैरासीटामोल is used as an antibiotic, anti-malarial, antipyretic, aseptical. तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर होगा C, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या होता है, विच प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस फीवर, ठीक है, क्लियर है। तो आपको तो पता ही है यार, पैरासीटामोल का तो हम लोग यूज करते ही हैं जब भी फीवर वगैरह होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 में हमें बोला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है, क्लियर है। तो अमाइंस का टेस्ट है बेसिकली, तो ए ऑप्शन में बोला है स्किफ्स टेस्ट, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्किफ्स टेस्ट यूज होता है फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, और एल्डिहाइड्स देते हैं ये टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट जो बोला गया है, तो फेलिंग टेस्ट भी हमें पता है कि एल्डिहाइड्स देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। टॉलेंस टेस्ट तो बहुत फेमस है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स देते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को रूल आउट करके भी बता सकते थे कि आंसर डी होगा, लेकिन हमें पता है ये हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट या हिंसबर्ग टेस्ट is actually used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D. Let's move forward to the next question. 75.
यूवी रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट, तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स आंसर विल बी जो आपके ऑप्शन ए में है स्किन कैंसर, ठीक है। माउथ कैंसर, लंग कैंसर या लिवर कैंसर इससे नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 के साथ। 76 में हमें बोला गया है एन एल्केन ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 forms 2 products on monochlorogenation. एल्केन ए इज, ठीक है। तो हमें बेसिकली मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स चेक करना है। अब उसमें हमें ये बोलना है, मतलब हमें ये देखना है कि 2 प्रोडक्ट होने चाहिए उसके, ठीक है। तो सिंपल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं इसे। जैसे ऑप्शन ए 2-मिथाइल पेंटेन, 2-मिथाइल पेंटेन में अगर हम लोग देखें, ठीक है, आपको बेसिकली इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम देखना है, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम अगर है और उसके पास हाइड्रोजन है तो वही हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम लोग उसमें क्लोरीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया, मतलब 2 से तो ज्यादा है। हमें कितने चाहिए? 2 प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 2 से ऑब्वियसली ज्यादा 5 हो रहे हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें अगर देखें ये चारों कार्बन आइडेंटिकल है, तो किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, तो ये वाला हो गया, तो 2 आ गए हमारे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा गलती हो जाएगा ऑब्वियसली। आप चाहते हो तो मैं फटाफट बता देता हूं, हालांकि सही आंसर तो हमारा बी ही है। तो जैसे सी ऑप्शन को अगर देखें 3-मिथाइल पेंटेन, ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे ये दोनों सेम है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो देख ही रहे हो 4 हो रहा है इसमें, ठीक है। बाकी अगर डी में भी बात करें 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो गया और 2,2 डाइमिथाइल, तो ये तीनों तो आइडेंटिकल कार्बन है, ये एक डिफरेंट हो गया और ये एक डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। तो ना सी हो सकता है ना डी, हमारा सही आंसर है बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इससे हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। तो 77 में हमें बोला गया है मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद द रेस्पेक्टिव नेम गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। जैसे अगर ए की बात करें, ठीक है, जो हमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दिया है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें COCl की जगह प्रोडक्ट में जो है COH लगेगा, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट मेरे हिसाब से 1, 2, 3 में है ही नहीं है, 4 में होगा रोजेनमन रिडक्शन, ठीक है। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये देखो 4 पे रोजेनमन रिडक्शन। तो इसलिए मैं पहले सब बना लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हो जाएगा रोजेनमन रिडक्शन। वैसे ही अगर बी की बात करें, ठीक है, वैसे ही अगर बी की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन COHCl एनाइड्रस AlCl3, ठीक है, COHCl दिया है हमें, तो ये और कुछ नहीं, इससे बेंजिल डिहाइड बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली, दिस रिएक्शन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सी पे आते हैं। टॉल्विन के साथ CrO2 Cl2 CS2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इससे भी बेंजिल डिहाइड बनता है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है इट इज इटार्ड रिएक्शन, और हमारा डी यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो इस कीटोन के साथ ZnHgHCl दिया है, तो ये एक्चुअली बाकी और कुछ नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है, डी, जिससे एल्केन बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो अब इनके नाम के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे रोजेनमन 4 है, तो ये हो जाएगा 4, गैटरमैन कोच हमारा 3 है, इटार्ड रिएक्शन 2 है और क्लेमेंसन रिडक्शन 1 है। तो A4B3C2D1। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन A4B3। तो हमारा ये ए और बी में से दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, लेकिन C2 अगर आप लोग देखोगे वो बी ऑप्शन में है, बाकी डी तो 1 होगा ही, ठीक है। तो बी बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, C2D1। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 के साथ। दिस वाज फेयरली अ डायरेक्ट क्वेश्चन, नियोपेंटाइल ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो मेरे हिसाब से ये सबने आराम से कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये होता है नियोपेंटाइल। 5 कार्बन तो है ही, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी नियो वर्ड इसलिए यूज होता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, ये है क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 79।
इसमें बोला इन द गिवन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज CH4 प्लस O2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज ऑक्सीडेशन। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब ने सही किया होगा मेरे हिसाब से। 80 की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कीटल, ठीक है, क्लियर है। कीटल कैसे बनता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कीटोन का रिएक्शन, सपोज दिस इज सम कीटोन, या तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल आप ले सकते हैं। इसका रिएक्शन अगर आप सपोज कोई अल्कोहल से करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर एक्सेस में आप लोग कर दे, जैसे देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप में बताऊं, सबसे पहले इससे बनेगा OH और इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को आप ऐड कर दीजिए तो ये होता है हेमीकीटल, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ कीटोन। फर्दर इसी रिएजेंट का अगर आप लोग रिएक्शन करें तो इससे बन जाएगा कीटल, ठीक है। तो फॉर्मेट देख लीजिए आप, 2 OR ग्रुप और 2 एल्काइल ग्रुप, ये फॉर्मेट आना चाहिए हमारा, जो कि ना तो ऑप्शन ए में है ना ऑप्शन बी में है। सी और डी में आप लोग देख सकते हैं 2 OR जरूर आया है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे 2 एल्काइल हैं, ये 2 OR तो है ही, साथ में ये देखिए 2 एल्काइल भी है, तो इसलिए हमारा सी करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर डी में देखेंगे आप, ठीक है, जैसे अगर मैं डी की बात करूं तो डी में एक पंगा है, यहाँ पे बस एक ही एल्काइल है OCH3 OCH3 और एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कीटल नहीं एसिटल है, तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है। मेरे हिसाब से सबने सी को मार्क किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं 81 की। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इनमें ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस इज ट्रू। ग्लिप्टल के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, क्लियर है, एब्सोल्युटली राइट। थैलिक एसिड होता है ये और इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ये। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 1 इज एब्सोल्युटली राइट। 2 की बात देखते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एंड बेकलाइट बोथ हैव फॉर्मेल्डिहाइड एज वन ऑफ देयर मोनोमर्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, क्लियर है। अगर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें स्टेटमेंट 2 में, ठीक है, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, जबकि बेकलाइट जो होता है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों में एक कॉमनैलिटी है, फॉर्मेल्डिहाइड दोनों में है, ठीक है। तो यस, फॉर्मेल्डिहाइड इज वन ऑफ देयर मोनोमर्स, ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए में बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत। ऑप्शन बी में देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली राइट। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 82 की बात करते हैं। द मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर दे देता हूँ कि सॉल्वेंट फेज में 2 ऑर्डर हमें ध्यान रखना होता है। एक होता है 2 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर एमोनिया when alkyl group is methyl, but the order is 2 degree is the most basic, फिर 3 degree, फिर 1 degree, फिर ammonia when alkyl is not methyl। कोई भी और alkyl group हो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हर बार आप देखिए मिथाइल ही है, तो ऑब्वियसली अगर मिथाइल नहीं भी होता हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, 2 डिग्री का, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन में इट इज़ अ 3 डिग्री अमाइन, बी ऑप्शन में इट इज़ अ 2 डिग्री अमाइन, सी में 1 डिग्री अमाइन है, डी तो एमोनिया ही है। तो सही आंसर जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है बी का, क्योंकि हमें बोला ही गया है मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं 83 पे। 83 में हमें बोला गया है कि कंसिडर द रिएक्शन, ठीक है, ऑलरेडी एक रिएक्शन दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में है ही, आपको पता ही है, एराइल हैलाइड या हेलोएरीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ। तो द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, जैसा ही है लेकिन इसमें हम लोग एराइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज फिटिक रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, ये होता है फिटिक रिएक्शन। बाकी कोल्स और गेटरमैन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 84। तो हमें दिया है ग्लूकोज, इसका रिएक्शन हमें बोला है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हमें पता है कि ये एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा दैट इज एल्डिहाइड, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इससे ये प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो सैकारिक एसिड ये है नहीं, ठीक है। बाकी ग्लूकोनिक एसिड बिल्कुल करेक्ट है, ना हेप्टानोइक एसिड है ना सॉर्बिटॉल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए अब बात करते हैं 85 की। तो हमें बोला है प्रोडक्ट पी क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास है इथाइन और इसका रिएक्शन हमें दिया है रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये बेंजीन बनता है इससे, ठीक है। ये सब ने पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे इसके ये मोनोमर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट इज नथिंग बट अ पॉलीमर ओनली, ठीक है। तो इसको पॉलीमराइजेशन या फिर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए, बी और सी तो हो ही नहीं सकता है, इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86 में अगर देखोगे आप, विच कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद Br2 प्लस KOH गिव्स इथेनेमीन, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट, अगर हमें Br2 KOH से अमाइन मिल रहा है, इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें अमाइड का रिएक्शन अगर आप Br2 प्लस KOH या NaOH से करो तो बस ये कार्बोनिल हटके अमाइन बन जाता है। तो देखो हमें बोला क्या गया, गिव्स इथेनेमीन, मतलब यहाँ पे इथाइल ग्रुप होगा, तो इसकी जगह CH3 CH2 NH2, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब इसी को रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, तो CH3 CH2 CONH2 से ही तो बना होगा। तो ये देखिए मैंने बस R की जगह इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए आप, हमें पूछा है कि ये रिएक्टेंट है क्या, ठीक है। तो आप लोग देखो 3 कार्बन का एमाइड, तो दिस विल बी नथिंग बट प्रोपेनेमाइड, ठीक है। बाकी ब्यूटेनेमाइड, इथेनेमाइड और मिथेनेमाइड नहीं हो सकता है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। 87 पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अल्कोहल दिया हुआ है, इस अल्कोहल का रिएक्शन दिया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, पहले भी पास्ट ईयर्स में पूछा जा चुका है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता ही होगा कि इससे हमें एल्कीन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो कैसे, तो मैं इसे ट्रिक से बताता हूँ, बस OH हटा दो, कार्बोकेटायन हमारा बन गया। अब हमें मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन बनाना है। तो आप लोगों को पता है चार्ज इज आउटसाइड ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांशन से 5 से 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। तो आप लास्ट स्टेप में बस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। तो ना ऑप्शन ए, ना बी, ना डी हो सकता है, सही आंसर हमारा होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 के साथ। द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन दे रहा है, तो पेंट 1-इन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रेस्ट्रिक्टेड एटम में तो डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है, एक हमारे पास प्रोपाइल हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप्स आ गए, तो ये GI नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एटम में, रेस्ट्रिक्टेड एटम मतलब वो एटम्स जो रेस्ट्रिक्शन फेस कर रहे हैं पाई बॉन्ड के बीच में, तो पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड जरूर कर रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो ए तो नहीं हो सकता। बी की अगर बात करें, ब्यूट-2-इन, तो इसमें आप देखिए ये रेस्ट्रिक्टेड एटम्स ये हो गए हमारे, ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल GI देगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सी में प्रोप 1-इन, तो ये है। तो आप देखो यहाँ पे तो ग्रुप्स चलो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ तो सेम हो गए, ठीक है, तो ये GI नहीं दे सकता है। और अगर डी ऑप्शन की बात करें ब्यूट-1-इन, सेम कहानी, तो यहाँ भी देखो ये ग्रुप्स तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स सेम हो गए, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एटम में, तो डी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है इट विल बी बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 की बात करते हैं। CH3Br एक रिएक्शन हमें दिया है प्लस AgF, जिससे हमें मिल रहा है CH3F प्लस AgBr। तो ये रिएक्शन आप सब ने पढ़ा ही होगा NCERT में मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। इट इज़ अ ग्रेट मेथड टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में है वो, फिंकलस्टाइन से एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं हम लोग। कोल्स रिएक्शन और गेटरमैन तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका सही आंसर जो होगा बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 90। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ई हमें पूछा है और रिएक्टेंट्स कुछ ऐसे हैं।
NaOH और H+, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर अल्फा H नहीं है तो हमें पता है कि ये रिएक्शन होता है केनिज़ारो रिएक्शन। तो इसमें एक तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है, दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट। तो थोड़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्ट बनता है क्योंकि मीडियम बेसिक है, और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए तो इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। लेकिन उन्होंने बोला है फॉलोड बाय H+, तो जो O- है वो क्या करेगा, H+ को ट्रैप कर लेगा, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये, दिस इज आवर E, ठीक है। तो अभी कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए एक एसिड हमें चाहिए तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। BCD में एक एसिड तो प्रेजेंट है, लेकिन एसिड के साथ हमें चाहिए अल्कोहल, और B में एसिड के साथ है एल्डिहाइड, C में एसिड के साथ है अल्कोहल, और D में तो दोनों ही एसिड है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा C। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में हमें क्या करना है भाई, हमें बोला गया है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर। किस किस का ऑर्डर है, जैसे पहले वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, तो इसमें किसका है, देखो जैसे ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में डाल रखा है, बाकी सीक्वेंस ऐसा कैसा है। तो इसमें थोड़ा सा आप ये याद रख लीजिएगा कि भाई अगर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करें तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है ज़्यादा, क्या कि फर्स्ट और जैसे अपने पास सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, तो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में जैसे अपन नीचे जाते हैं भाई, ये अपने पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऐसे नीचे जाएंगे, है ना। तो अपने पास क्या आता है भाई, ये जो पीरियड के एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा इनसे ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन जो है उसका ज़्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से। मतलब क्या कि सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में देखें तो हमारे पास किसका ज़्यादा आएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट का हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो, और इस केस में पर्टिकुलर में देखें तो ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो इसलिए हमारा आंसर फिलहाल इसमें क्या लग रहा है, सी, ए सही लग रहा है, करेक्ट ऑर्डर। बाकी जो आयनिक रेडियस दे रखा है अपने को लिथियम मैग्नीशियम, ये भी एक फैक्टर याद रखना चाहिए। अच्छा है क्वेश्चन है ना कि लिथियम मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा भाई लिथियम का ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से। फिर आगे बेसिक नेचर पूछा हमसे, तो बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसने क्या दिखा रखा है, डिक्रीज, ये भी उल्टा है। फिर अगला क्या है, जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये भी इसने क्या दिखा रखा है, उल्टा दिखा रखा है। तो इसलिए हमारे पास आंसर फिलहाल क्या हो रहा है, इसमें ये आंसर फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 92, है ना। तो 92 में देखिए क्या दिया हुआ है, 92 में दिया हुआ है कि हमें 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनका आईपी का ऑर्डर बताना है भाई, है ना। तो 13 ग्रुप में कौन कौन से होंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो इसमें आपको पता होगा भाई कि ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ क्वेश्चन कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो गैलियम है यहाँ पे क्या लगेगा भाई, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, और जो थेलियम है यहाँ पे क्या लगेगा, लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, है ना। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से और लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से जो इनके आयनाइजेशन एनर्जी, जो आईपी की वैल्यू है, वैसे इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बोरोन की। लेकिन उसके बाद जो आईपी नॉर्मली टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे थेलियम का हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद किसका नंबर आएगा, गैलियम का, ये भी किसकी वजह से, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और उसके बाद नॉर्मल जो एल्यूमिनियम है और इंडियम है। तो ये इनका आईपी का ऑर्डर हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, आईपी का ऑर्डर क्या बना रखा है, बोरोन, थेलियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, तो असर्शन तो गलत हो गया। रीजन क्या है, इरेगुलर ट्रेंड इन आयनेशन एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट इन 13। तो रीजन सही है, रीजन सही है, यहाँ थोड़ी सी उल्टा पुल्टा कर दिया। तो अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है और आर सही है, मतलब सी हमारे पास आंसर इसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 में क्या है, हमें बोला है कि NH3 है और O2 है, और वो क्या बना रहे हैं, NO और H2O, ठीक है। इसको अगर अपन थोड़ा बैलेंसिंग कर लें तो यहाँ पे जैसे 4 आ गया, इधर 5 आ गया, ये 4 आ गया, और 4 3 12, मतलब यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब आई थिंक बैलेंसिंग इसकी हो गई है, 5 दूनी 10, इधर 4 6 4 10, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 2 मोल ऑफ NH3 एंड 2 मोल ऑफ O2। इसका 2 मोल लेना है और इसका भी कितना मोल लेना है, 2 मोल, है ना। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि 2 मोल ले लो। फिर हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO विल फॉर्म इफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 75%। देखिए फिलहाल अगर अपन देखें नॉर्मल लिमिटिंग रिएजेंट वाले मेथड से निकालें और NO का वैल्यू निकालें कि NO के कितने मोल आते हैं। तो देखिए हमें पता है अभी लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपन एक तरीका इस्तेमाल करते हैं ना कि जो मोल्स है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ रहा है, 0.5, और यहाँ जो मोल है उसको अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 2/5, मतलब 0.4। तो ये 0.5 है और ये 0.4 है, लीस्ट वैल्यू इसके लिए आ रही है, और इसीलिए ये क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो उस हिसाब से देखें तो अगर इसका 5 मोल लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बताएं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो इसका 5 मोल लेने से प्रोडक्ट कितना बना, 4 मोल। 1 मोल लेने से कितना बनेगा, 4/5, और 2 मोल लेने से कितना बनेगा, 4/5 × 2, दैट इज 8/5।
1.5, है ना। तो ये कितना आ रहा है 1.6 आ गया क्या, 16 पंजे 80, ठीक है 1.6 आ गया। लेकिन हमें क्या बोला, हमें बोला 75% ही यील्ड है, और यील्ड 75% है, इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ये 25 75, ये 25 चौके 100, ये 4 चौक 16, तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 3 12, 1.2, है ना। तो 1.2 जो है वो इसका यील्ड 75% होने की वजह से इसके मोल बनेंगे किसके, प्रोडक्ट के। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अभी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए हमें क्या बोला गया है, 94 में बोला गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। एग्जांपल शायद लगभग सभी में सेम है, और आपको इन सबके इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है। तो देखो क्लोरीन दे रखा है, सबसे पहले क्लोरीन का कितना आता है भाई 0, क्लोरीन में Cl का 0 आता है। HCl में Cl का कितना आता है -1, HClO3 दे रखा है, इसमें कितना आएगा, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका -2, इसका +1, तो कितना आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 +5, और HClO4 जो है उसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, और ये +1, तो कितना आएगा +7। तो अब हमें क्या बोला है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम हम मान लेंगे HCl, देन Cl2, देन HClO3 एंड देन HClO4। और इसके हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, देखो Cl2 HClO3 HClO4, तो इसमें बी आंसर आई थिंक ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 में देखिए क्या बोला है, 95 में बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। देखिए हमें बोला कि डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, भाई स्टेटमेंट करेक्ट का मतलब वो वाला स्टेटमेंट जो दिया वो ठीक होना चाहिए। क्या डाई हाइड्रोजन मतलब H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर देता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर लेता है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब अगर एलिमिनेशन पे जाएं तो एक हिसाब से कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है, तो एलिमिनेशन के हिसाब से देखो ए इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, मतलब कौन सा आंसर आ गया अपना डी। तो वैसे आंसर तो क्या हो गया इसका ऑलरेडी डी है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है देखिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो आपको एलिमिनेशन मेथड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमारा टाइम बच रहा है ना भाई, तो आंसर इजीली आ गया फटाफट। अब बाकी स्टेटमेंट भी एक बार देख लो आप, तो आप देखोगे कि डाई हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट गिव्स मिथेनॉल, ये इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। फिर CO और H2 सिन गैस है, ये भी एक फैक्ट है जो अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर फैक्ट याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं। इनऑर्गेनिक देखिए इस तरह से ही रहेगा कि भी अगर फैक्ट दे रखे होंगे, अगर आपने वो याद कर रखे हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम में वो आंसर दे देगा। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा भी मतलब नहीं पढ़ा है उसको, तो आप या तो तुक्का मारिए वहाँ पे बैठ के, और नहीं फिर उसको स्किप करना पड़ेगा, समझ गए। फिजिकल की तरह नहीं कि भी उसमें कैलकुलेशन करने में अपना टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें इसीलिए कहा जाता है कि इसको टाइम दीजिए। टाइम देने से क्या फ़ायदा है, टाइम देने से कम टाइम मतलब मिनिमम इनपुट देके आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। चलिए, तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज हमें बताना है, तो देखिए रिएक्शन दे रखी है, एंट्रोपी चेंज बताना है, तो एंट्रोपी चेंज हम डेल्टा Ng के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन में बताते हैं। डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। तो इसमें अगर देखें कि डेल्टा Ng का वैल्यू कहाँ कहाँ कैसा कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो देखिए डेल्टा Ng का वैल्यू पहले वाले में कितना आएगा, 2 प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, तो और गैसेस होना चाहिए, तो 2 - 4 कितना आ रहा है -2। दूसरे वाले में, पहले वाले में -2, दूसरे वाले में कितना आ रहा है, देखिए गैसेस कितना है 3/2 और बाकी सब सॉलिड है। 3/2 मतलब पॉजिटिव में कितना आएगा ये 1.5, तो 1.5 - 0 कितना आ गया, ये 1.5 आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसमें सारी गैसेस हैं, तो आप देखोगे इधर 1 है, इधर 1.5 है, तो 1 - 1.5 कितना आ गया, 1 - 1.5 आ गया 0.5। इधर 1 है, इधर 1.5 -0.5 आएगा ये, है ना। प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट में क्या है 1.5 है। इधर देखेंगे तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सिर्फ गैस है, तो 0 - 0.5, तो ये भी कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो हमें क्या देखना था, पॉजिटिव एंट्रोपी वाला। और पॉजिटिव एंट्रोपी वाला कौन सा है इनमें, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी दिख रही है आपको, जिसका डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव किसका है, इसका है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 में देखो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट विल बी अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब बेसिक होना चाहिए, है ना। तो अल्कलाइन कौन सा होगा इनमें से, देखिए NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो न्यूट्रल बनाएगा, है ना। NH4Cl NH4OH प्लस HCl बनाएगा। NH4OH वीक क्या होता है, बेस, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें बताना था बेसिक, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए CH3COOH वीक एसिड और KOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब बेसिकली आपका मीडियम कैसा बनेगा, मीडियम बनेगा बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला जो पार्ट है जैसे KOH वाला पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, तो KOH जो है उसकी वजह से डोमिनेंट रहेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा मतलब एल्कलाइन इन नेचर बनेगा। और आगे वाला जो है वो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, KOH HNO3, तो ये तो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 93 का सी रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 में देखो क्या दिया हुआ है,
हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है वो बताना है। तो देखिए CH4 जो है उसमें अपने पास 4+0 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। PCl3 में आउटरमोस्ट में 5 होते हैं, Cl3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बच गए तो 3 प्लस क्या, पहले वाला जो है उसमें क्या आ रहा है 4+0 sp3 आ रहा है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है 5 होते हैं आउटरमोस्ट में, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 लोन पेयर है, तो मतलब ये भी क्या आ रहा है sp3 आ रहा है। अगला जो SO4 है उसमें हमारे पास आउटरमोस्ट में कितने होते हैं 6 के 6 इसमें कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना, तो 6 के 6 कंज्यूम हो गए। तो हमारे पास क्या है 4+0, ये भी क्या आ रहा है sp3 आ रहा है। और डी वाले में सल्फर में 6 होते हैं, 6 में से 4 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो मतलब sp3d हो गया। तो हमें क्या बोला नोट जिसमें sp3 नहीं हो, नहीं वाला कौन सा है, लास्ट वाला है, इसका मतलब 98 का आंसर हमारे पास क्या आ गया भाई, 98 का आंसर आ गया डी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 99 है ना। 99 में देखते हैं भाई क्या होता है। देखिए हमें बोला है 99 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कंटेन पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज मतलब अगर इनकी स्ट्रक्चर आपको पता है तभी आप बता सकते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है। तो पहला हमारे पास क्या है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3, और H2SO3 में किस तरह से रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है भाई, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये तो हम जनरली काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो H2SO4 तो हमें आइडिया होगा ही। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड क्या होगा भाई H2S2O8 होता है ना। मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, इस तरह से कुछ रहेगी, ये मार्शल एसिड है भाई, ठीक है। और लास्ट वन क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या रहेगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपके इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर है पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, उसमें इस तरह से कुछ पर्टिकुलर ऑक्साइड्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड्स के लिए स्ट्रक्चर बना के रखी हुई है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट है भैया, आप उन सबको देखिए, है ना। उसी में से मतलब वो अच्छे क्वेश्चन जो है जनरली वहाँ से बन जाते हैं, जनरली क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। जैसे नाम दे के आपसे कुछ पूछ लेगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ लेगा या ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड पूछेगा, तो वहाँ जो दे रखे हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस, तो उनकी जो ऑक्सी एसिड्स या जो भी अपने पास क्या बने हुए हैं ऑक्साइड बने हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा देखिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो देखिए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो देखिए, है ना। तो उससे आइडिया हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। तो हमें क्या बोला कि परऑक्साइड लिंकेज कौन से वाले में, तो स्ट्रक्चर देखिए हम बता पा सकते हैं इजीली, है ना, कौन से वाले में मार्शल एसिड में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर में देखो क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। देखिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड अपने पास सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन उसमें अगर याद कर लिया जाए तो वही इनपुट आउटपुट वाला है, कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर याद है तो आपको कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना, फटाफट अपन देखे आंसर टिक कर दिया। लेकिन अगर वहीं अपना फिजिकल का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, सारी चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो गया तो भी चलेंगे, है ना। देखिए जैसे यहाँ पूछा नेगेटिवली चार्ज, तो ये याद करना पड़ेगा भाई इसमें से कौन सा पॉजिटिवली और कौन सा नेगेटिवली है। तो अपन इजीली बता सकते हैं कि जिलेटिन जो है वो अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, बाकी सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड के, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चंस जो थे बहुत हद तक एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे, जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। मेरे हिसाब से आपको पेपर बहुत इजी लगा होगा, आपने इसे जल्दी भी सॉल्व किया होगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, गुड लक।